वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। तो कल हमने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने देखा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसका मैंने आपको बता दिया था कि ये सोल्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और किसकी अमाउंट कम होती है। आज हम कुछ व्हाट हैपेंस व्हेन वाले सोल्यूशन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं? सोल्यूशन तो आप जान गए, पर जाना क्यों? तो ये क्यों हमें ये बताया गया ये सारे सोल्यूशन? इसलिए क्योंकि सेल से इसका जो रिलेशन था वो ये है, सेल को अब हम उसी सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, डिप करेंगे और देखेंगे सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, सेल कैसे रिएक्ट कर रही है उस सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाइपर का मतलब होता है गुस्सा आना, एग्रेसिवनेस। गुस्सा कब आता है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमेशा सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। इट कैन बी एनी ऑफ द सॉल्यूट यू हैव डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने यहाँ पर वाटर ले रखा है, ठीक है, उसमें हमने डिसॉल्व किया है सॉल्ट को, लेकिन सॉल्ट का अमाउंट इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्ट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। इस सॉल्यूट को हमने यहां पर रखा है सॉल्ट, और सॉल्वेंट के जगह पे हमने ले रखा है वाटर। बेसिकली हमने यहां पर सॉल्ट सोल्यूशन बना रखा है। अब ये सोल्यूशन ले तो लिया, इसमें हम एक सेल डालते हैं। कहां से लाएंगे सेल? एग देखा है आपने? तो एग जो है वो एक सेल की तरह ही रिएक्ट करती है। जो चीजें आप सेल में देखेंगे वो ही एग में देखेंगे। तो एग को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे रेजिन्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि हम एग सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करेंगे या देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला गया। कल मैंने दो प्रोसेस आपको बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस होता है, यानी कि कुछ सब्सटेंस अंदर से बाहर आते हैं, कुछ सब्सटेंस बाहर से अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट के लिए, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए इस सेल के द्वारा जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अगर मूवमेंट करवाना है किसी भी सब्सटेंस का, दो प्रोसेस का यूज होगा। अगर कोई सब्सटेंस या सॉल्यूट है या कोई भी चीज़ है सब्सटेंस में, वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी, और अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर या बाहर आ रहा है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस में एक खास बात और थी, ऑस्मोसिस का जो मूवमेंट होता है वाटर का, हाई टू लो होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। हम अब देखेंगे कि कहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, किसका? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। सॉल्ट का या वाटर का? वाटर का। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो मूवमेंट किसका होगा? वाटर का होगा। इसलिए अब ये अंदर भी इसके सेल के कुछ ना कुछ, क्योंकि लिक्विड तो होता है ना एग में, तो अंदर का कंसंट्रेशन कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा। हमें ये पता है कि यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। किससे कम है? अंदर वाले सॉल्वेंट से बाहर वाला सॉल्वेंट ज़्यादा है, और बाहर यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है। कंपैरेटिवली ये जो अमाउंट है ये हम अंदर की तुलना में यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है, अंदर सॉल्यूट इसका उल्टा कम है। यहाँ पर वाटर कम है, इस वाले बीकर में वाटर यहाँ पर कम है, जबकि अंदर वाटर ज़्यादा है। तो आपको पता चल गया होगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर कम है और अंदर ज़्यादा है। हाई टू लो मूवमेंट होगा। हाई वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर है, लो वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर है। मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसका जितना भी वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, हाई टू लो जाना है, तो ये बाहर आ जाएगा। इस वाले बीकर के सॉल्यूशन में सारा वाटर इसका बाहर आ जाएगा। आप किसी भी बलून में अगर वाटर डाल के रखते हो, उस बलून से वाटर को निकाल दीजिए, वो बलून अपने प्रॉपर यानी कि पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा।
पहले वो अपनी सर्कुलर या फिर जिस भी शेप का आपका बलून था वो बलून था, जैसे ही आपने सारा वाटर निकाला, एक्सपेल आउट किया, वैसे ही वो अपने उसकी श्रिंकेज हो गई, यानी कि बलून की श्रिंकेज हो जाती है। उसी तरह से अंदर से एग से जैसे ही सारा वाटर बाहर आता है, ये जो सेल है ये सिकुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल इज डिसॉल्व्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसकी श्रिंक कर जाती है। दूसरा हमारे पास था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम इसको चेंज करके आइसोटोनिक बनाते हैं। आइसोटोनिक में क्या होगा? दोनों का अमाउंट सेम होगा, यानी कि जितना वाटर का अमाउंट अंदर होगा उतना ही वाटर का अमाउंट बाहर भी होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? इसमें से भी पानी बाहर आता है, सॉल्वेंट मूव करता है बाहर, और बाहर वाले से भी अंदर मूवमेंट होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। जितना पानी ये एक्सपेल आउट कर रहा है उतना ही पानी इनसाइड मूव कर रहा है। तो अगर आप किसी भी बकेट में से एक मग पानी निकाल रहे हो, उसमें से दूसरी तरफ से कोई एक मग पानी डाल रहा है, क्या उस बकेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर आता है उतना अमाउंट अंदर चला जाता है, तो इसके शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डिसॉल्व करते हैं तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम कहते हैं नो इफेक्ट, या फिर सेल विल रिमेन सेम। तो अगर कोई कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सेल इज डिसॉल्व्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो वहां पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना बाहर पानी आ रहा है उतना ही अंदर भी जा रहा है, तो ये इसकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। उस केस में सेल का शेप चेंज नहीं होता और सेल विल रिमेन द सेम। थर्ड हमारा जो था वो था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक में सॉल्ट ज्यादा होता है, हाइपो में कम होता है। इसका मतलब अब ये जो बाहर वाला बीकर है उसमें जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट का अमाउंट हाइपर में ज्यादा था तो इसमें कम होगा, वाटर उसमें ज्यादा था, इसमें वाटर उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली अंदर का भी देख लेते हैं। सॉल्ट यहाँ पर कम है, क्यों कम है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, वाटर ज्यादा है। अंदर की क्या स्थिति है? अंदर की स्थिति ये है कि वाटर का अमाउंट यहाँ पर कम है, वाटर अंदर यानी कि एग के अंदर वाटर कम है और बाहर ज्यादा है। एग के अंदर वाटर कम है और बाहर ज्यादा है, ठीक है। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का हाई टू लो होता है। हाई यहाँ पर है बाहर और लो अंदर है। क्यों? क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा और सेल अपनी ओरिजिनल शेप से स्वेल अप हो जाएगी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यानी कि अपने बलून में पानी भर रखा था लेकिन पूरा फिल करके नहीं भर रखा था, उसमें बाहर से और ज़्यादा पानी आ गया, ठीक है, या पानी आपने डाल दिया तो वो और भी बड़ा शेप ले लेगा या और भी बड़ा हो जाएगा, हो सकता है बर्स्ट भी कर जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से, या फिर आपने अपने घर पे भी ये चीज़ देखी होगी, हम जब रेजिन्स किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद में वो स्वेल अप हो जाते हैं। रीज़न यही होता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है किशमिश के अंदर वो कम होता है, बाहर पानी ज़्यादा होता है, बाहर से पानी अंदर किशमिश में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ द वाटर होता है कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। रेजिन्स के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा था, तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूवमेंट हो जाता है, इसलिए जो रेजिन्स होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं, ठीक है। ये कारण होता है हमारे हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? उसमें तो श्रिंकेज हुआ था, इसमें क्या इफेक्ट होगा? इसमें ये होगा कि ये आपकी सेल विल स्वेल अप, ठीक है,
सेल क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप से ज्यादा हो जाएंगी। एग्जाम्पल, व्हेन रेजिन्स आर सोक्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप रेजिन्स को पानी में डालोगे वो सेलअप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। ये भी पूछा जा सकता है कि रेजिन्स को सोक करने पर वो स्वेलअप हो जाती हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर का जो अमाउंट था या बाहर का जो सोल्यूशन था वो उसके कंपेरेटिवली उसमें पानी ज्यादा था, यानी कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। ठीक है, इसलिए वो स्वेलअप हो जाते हैं। ठीक, अब ये तो था हमारे व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चंस, तो ये खत्म हो गए। अब आते हैं हम सेल ऑर्गेनील्स के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाले पार्ट इसमें से ही पूछे जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, किसमें किसकी बनी होती है, सेल वॉल के सब में होती है कि किसी एक में ही होती है तो किस में होती है और क्यों नहीं होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आपको ये एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल और एक नॉर्मल जो हम दोनों को कंबाइन करके सेल बनाते हैं वो। तो सेल जैसा कि कल हमने बनाया था वैसी ही रहेगी, नॉर्मल सर्कुलर शेप की, लेकिन आज इसमें सेल ऑर्गेनील्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अंदर एक न्यूक्लियस होगा, साथ साथ आप लोग बनाते चलिए। आप लोग चाहे तो मेरे साथ डायग्राम बना सकते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। ये हमने बीच में सेंटर में न्यूक्लियस बनाया। कल भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन वाला। जैसे आपने कर्टेन्स अपने घर पे लगाए, अंदर डिजाइनर वाले, बाहर हार्ड वाले, तो दो कर्टेन्स हो गए। डबल कर्टेन, नॉर्मली हम एक ही कर्टन लगाते हैं, तो जब हम दो कर्टेन लगाते हैं तो वहां पर डबल मेम्ब्रेन, और जब एक लगाते हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब एक सिंगल मेम्ब्रेन है, इसको डबल कर दीजिए। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अंदर कुछ क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं जो कि जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक साथ में आप धागे होते हैं ना, धागे को खोल करके रख दीजिए तो वो एक साथ में क्या हो जाएंगे, एक साथ में मतलब गुथ ही रहेंगे, वो आप उनको खोज नहीं पाएंगे कि दोनों एंड्स कहाँ पर है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल फैले होते हैं। अब इसके बाद में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड होती है आगे, फोल्डेड स्ट्रक्चर में इसकी जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करती है और क्या बनाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। कहीं कहीं इस पे राइबोसोम भी लगे होते हैं। राइबोसोम टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। ठीक है, तो ये कहीं कहीं राइबोसोम लगे होते हैं। ये ही जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जब डिटैच होता है, जब इस मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है, तब जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो होता है गोल्गी बॉडी। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि गोल्गी बॉडी कहाँ से बन के आता है। ठीक है, कौन है जो गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी इज डन बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसी का पार्ट होता है, इसी से डिटैच होकर के आता है। गोल्गी बॉडी के भी जब टाइनी मॉलिक्यूल्स यानी कि ये भी जब टूट कर छोटे छोटे ग्रैन्यूल में चेंज होता है तो ये लाइजोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब ये था हमारे, अब इसकी नेमिंग थोड़ी सी और भी आपने सुना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये रफ स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, दो मेम्ब्रेन बनाई, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ कहीं एक होता है प्लास्टिड। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिड होता है। उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ग्रैन्यूल्स ऐसे फैले होते हैं और हमारा जो लास्ट में बचता है वो होता है साइटोप्लाज्म।
सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर एक डेंस मटेरियल यानी कि एक डेंस पॉइंट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की मेम्ब्रेन को आपको पता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आसानी से आप बना सकते हैं, बस स्टेप वाइज बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं, जल्दी भूलेंगे भी नहीं। यहाँ पे भी कुछ राइबोसोम फैले होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिड हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे गोल्गी बॉडी, ये पैरोक्सिसोम, ये लाइजोसोम। आइए थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन या फिर थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोमल फैक्ट्री कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? अंदर के फ्लूइड को बाहर से सेपरेट करती है। ये जो एक्सटेंडेड जिस पे राइबोसोम लगे होते हैं वो रफ हो जाता है, इसलिए RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे स्मूथनेस होती है उसको SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पैरोक्सिसोम, लाइजोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ये इससे बना। गोल्गी बॉडी से हमारा लाइजोसोम पैरोक्सिसोम बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बना। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।